हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक बड़े अरसे के बाद मैं यूट्यूब चैनल पे आया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की कि सर आप बीएमसी के रिलेटेड कोई वीडियो बना लें क्योंकि बहुत से इश्यूज़ आ रही हैं। तो मैंने पूरी डिटेल्स इकट्ठा कर दी हैं इंशाल्लाह, और इस वीडियो में आप लोग के जितने क्वेश्चंस हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें, स्किप ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे जो है ना एरियाज़ हैं, ऑप्शंस हैं, वहाँ पे जो है ना बच्चे मिस्टेक्स कर लेते हैं, फिर फॉर्म सारी गलत हो जाती है। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने बीएमसी की वेबसाइट पे जाना है। अगर आप लोगों के पास लिंक नहीं है तो मेरा व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे मैंने लिंक शेयर कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक आप लोग को फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने बीएमसी के वेबसाइट पे जाना है। अब आप जैसे ही बीएमसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो बीएमसी के लिए अप्लाई करने का मेथड ये होता है कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करनी है और उसके साथ साथ फ़िज़िकल फॉर्म भी मिलती है, आपने उसको भी फिल करनी है। फिर उसके साथ साथ आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो भी पुट करनी होती हैं। तो आप लोगों ने जो आप लोग का फॉर्म है उसमें मिस्टेक्स नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से फॉर्म फिल करनी है। और डेट अभी तक है, क्योंकि लास्ट डेट 12 दिसंबर है, तो अब तक आप लोग के पास एटलीस्ट 11 से 12 दिन हैं। तो इन 11-12 दिनों में आप लोगों ने अपने जो है ना डॉक्यूमेंट्स पूरी करनी हैं, और जो दूसरी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं एडमिशन के लिए वो सारे कंप्लीट करनी हैं। अच्छा देखें, ये देखें बीएमसी का तो वेबसाइट आ गया। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करें और क्या मेथड है, क्या तरीक़ाकार है। पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि बीएमसी में वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका एमडी-कैट 2023 में हो चुका हो। अगर आपने 2022 में एमडी-कैट दिया है और आप चाहते हैं कि आप एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई करें बीएमसी में, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये पीएमडीसी के रूल्स और रेगुलेशंस में ये है कि वो बच्चा जिसने 2022 में या 2021 में एमडी-कैट दिया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मज़ीद बताता चलूँ कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बीडीएस की मार्क्स कितने हैं, एमबीबीएस के कितने हैं। तो देखें, अगर आप बीडीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके मार्क्स 100 प्लस होने चाहिए। अगर आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके मार्क्स 110 से प्लस होने चाहिए। इट्स मीन 50% मार्क्स जो है ना बीडीएस के लिए होने चाहिए टेस्ट में जो आपने दिया है, और 55% आपके एमबीबीएस में। उसके अलावा इसमें 3 कैटेगरीज़ आती हैं। एक होता है डिसेबल कैटेगरी, जो कि माज़ूर तलबा व तालिबात के लिए होती है, और दूसरी जो मिनॉरिटी कैटेगरी होती है जिसमें दूसरे मतलब मज़हब के लोग, जिस तरह हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया, और तीसरी होती है जर्नल, जिसमें सब आते हैं। ठीक है, अब अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले आपने चालान को यहाँ से जनरेट करना है। ठीक है, अब आप इस चालान को जनरेट करोगे, इस चालान का प्रिंट निकलवाना है, आपने प्रिंट निकलवा के इसको आपने पे करना है। ठीक है, अब 1000 रुपये इसकी फ़ीस है। ठीक है, अगर आप 3 कैटेगरीज़ में अप्लाई करना चाहते हो तो फिर सेपरेट आपने फ़ीस जमा करनी है। ये देखिए, यहाँ पे मेरिट सीट में आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपने 1000 लिखनी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरिट पे भी अप्लाई करें और मिनॉरिटी कैटेगरी में अप्लाई करें तो दोनों के ऑप्शन पे क्लिक करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप तीनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर तीनों में आपने वहाँ पे डिटेल्स देनी है। ठीक है, ये रहा आपका अकाउंट नंबर जो कि बीएमसी का है, और ये आपका फ़ीस जमा होगा नेशनल बैंक बीएमसी के ब्रांच के पास ही, वहाँ पे आपने इसको जमा करनी है। ठीक है, आप जैसे ही ये फ़ीस जमा करेंगे तो उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, यहाँ पे आपने क्लिक करनी है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगी जाएगी कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने एफएससी के मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स, अपना एमडी-कैट का स्कोर सब यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर 1 पे आता है अप्लाइड फॉर। अगर आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, एमबीबीएस पे क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के लिए अप्लाई करें तो आप दोनों पे ही क्लिक करें। बेहतर ये होगा कि दोनों के लिए अप्लाई किया जाए, क्योंकि कभी कभार एमबीबीएस की मेरिट हाई होती है तो बीडीएस का सीट मिल जाता है। अब कैटेगरी आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर डिसेबल हैं तो डिसेबल के लिए अप्लाई करें, मिनॉरिटी हैं तो मिनॉरिटी के लिए, अगर जनरल हैं तो जनरल के लिए, तीनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
अब डिसेबल में अप्लाई करना है तो फिर आपके पास डिसेबल सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर मिनॉरिटी में अप्लाई करना है तो आपके पास मिनॉरिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए जनरल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। अब जैसे ही नाम लिखेंगे उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करनी है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। और उसके बाद फिर आपका जो रिलीजन होगा, जो भी आप हैं, आप मुस्लिम हैं जो भी हैं वो चूज़ कर लें। और यहाँ पे आपने अपनी एज लिमिट, इट्स मीन कि आप कितने साल के हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है वो यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है कि आपने मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है। अब उस हिसाब से देखी जाए तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सही फिल करनी है, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं करनी है, ताकि आप लोग के फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह ना आ जाए। अब यहाँ पे अपना NIC नंबर आपने लिखना है। जैसे NIC नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे आपने अपने जो है ना फादर का नाम लिखना है। फादर का नाम लिखने के बाद फादर की NIC नंबर लिखनी है। ठीक है। उसके बाद जो आपके वालिद हैं वो मतलब उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं वो लिख लें कि जो भी करते हैं, जो भी काम है वो आप यहाँ पे लिख लें। ये मैं आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी एड्रेस है आपके वालिद की, जो जहाँ पे जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो एड्रेस आप यहाँ पे पुट कर दें। और यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट पुट करना है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपका मतलब घर किस डिस्ट्रिक्ट में है वो यहाँ पे चूज़ करनी है। फिर उसके बाद डिवीज़न। अब आप पूछेंगे सर डिवीज़न क्या है? देखिए एक डिवीज़न के अंदर तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। अब जिस तरह मेरा जो डिवीज़न है वो नसीराबाद है, तो नसीराबाद के अंदर 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इसी तरह आपका भी कोई डिवीज़न होगा, कोयटा डिवीज़न होगा, सिब्बी डिवीज़न होगा, मैक्रान डिवीज़न होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना लोकल डोमिसाइल, लोकल मतलब कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, नसीराबाद है, जाफराबाद है, आप यहाँ पे अपना लोकल डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। अगर नाम नहीं है तो फिर लोकल डोमिसाइल नंबर लिख सकते हैं, जो कि आपके लोकल के ऊपर लिखा होता है। उसके बाद आपका जो लोकल का इशू डेट है, मतलब वो कब बना था, वो कब मतलब इशू हुआ था वहाँ से आपके डिस्ट्रिक्ट से, तो आपने वो भी यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद जो आपके फादर के जो लोकल डोमिसाइल हैं, आप उनका डोमिसाइल नंबर लिख लें या उनका जो है ना डिस्ट्रिक्ट है वही लिख लें। उसके बाद जो आपका एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस, वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। परमानेंट मेलिंग एड्रेस आपने फिर यहाँ से पुट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नंबर देना है। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर नहीं है तो आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे दूसरा भी कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, इनमें कोई इश्यू नहीं होता। और यहाँ पे आपने अपना व्हाट्सएप नंबर पुट करना है। व्हाट्सएप नंबर पुट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है। ठीक है। ये करने के बाद आपने दोबारा अपने फॉर्म को चेक करना है कि कहीं पे मैंने मिस्टेक तो नहीं की है, क्योंकि एक बार फॉर्म फिल कर लें फिर उसको सबमिट कर लें तो फिर जो इश्यू आता है फिर वो आप रिकरेक्ट नहीं करवा सकते। ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका अगला स्टेप आएगा। अगले स्टेप में फिर आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन देनी है। अब यहाँ पे हमारा कुछ इशू आ रहा है परमानेंट मेलिंग एड्रेस, तो हमने वहीं पे ही अपना एड्रेस जो आपने पुट किया था, देखिए थोड़ी वीडियो लेंथी बन जाएगी, लेकिन आप लोग का जो इशू है, आप लोग के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाएंगे, ताकि आप लोग कोई मिस्टेक ना करो। ठीक है। अब आते हैं अपने मैट्रिक। यहाँ पे आपने मैट्रिक के मार्क्स, मैट्रिक की जो डिटेल्स है वो पुट करनी है। ठीक है। अब आपने मैट्रिक किस ईयर में किया, सबसे पहले वो पुट करनी है आपने। ठीक है। मंथ और डेट को देख के, ठीक है, वो आपके जो मैट्रिक की डिग्री है उस पर लिखा होता है कि मतलब कौन सा डेट था।
कौन सा मंथ था, बाय एनुअल था, एनुअल था, मोस्टली सबका एनुअल ही है। टोटल मार्क्स हमारे जो है ना मैट्रिक में 1100 थे। और मेजर सब्जेक्ट्स हमारे बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ होते हैं आपके मैट्रिक में। आपका जो बोर्ड होता है, हमारा जो बोर्ड है तकरीबन सबका मेरे ख्याल से कोयटा है। बाईस कोयटा आप लिख सकते हैं। और इसको भी और भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जिसमें बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन कोयटा, ठीक है। अब जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो रजिस्ट्रेशन नंबर होती है, अब आप कहेंगे सर ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेंगे। देखें, आपका जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है उसके रोल नंबर, ग्रुप और थर्ड नंबर पे होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। आपने वही लिखना है आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट पे। ये केयरफुली वहाँ पे मेंशन्ड है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने में एफएससी के डिटेल पे, ठीक है। अब एफएससी का जो आपका पासिंग ईयर है, आपने कब किया था, वो आपने यहाँ पे चूज़ करनी है, ठीक है। वो चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे चूज़ करनी है कि आपने एनुअल किया था या बाई एनुअल किया था, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपने टोटल मार्क्स पुट करने हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपके जो ऑब्टेन मार्क्स है, मतलब आपने कितने मार्क्स वो उठाए हुए थे, ठीक है। उसके बाद आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता होगा बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। और जो आपका बोर्ड है, मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों का जो बोर्ड होता है वो बलूचिस्तान बोर्ड होता है। बहरहाल कुछ सिंध बोर्ड से होते हैं और कुछ फेडरल के या कुछ पंजाब के, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये किन के लिए, देखें ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जो है ना अपना एफएससी का इम्तिहान जो है ना 2021 में क्लियर किया था, तो वो अपने यहाँ पे इलेक्टिव मार्क्स पुट करें। क्योंकि उन दिनों, उन दौरान मेरे ख्याल से बच्चों को कोविड-19 के थ्रू आई थिंक इलेक्टिव मार्क्स के हिसाब से जो है ना उनको मार्क्स दिए गए थे, तो फिर उनके लिए ये है, ठीक है। बाकी मोस्टली मेरे ख्याल से बच्चों का एफएससी 22 में और 23 में हो चुका है, ठीक है। अब ये करने के बाद ये अगर आपका है मसला 2021 वाला, तो ये फिल करना है, अगर नहीं है तो इसको स्किप करना है। फिर आना है एमडी गेट पे, ठीक है। एमडी गेट आपने किस ईयर में क्लियर किया, मोस्टली 2023 से 2022 वाले एलिजिबल नहीं है। आपके टोटल मार्क्स जो है ना 200 हैं, अगर आपने ऑब्टेन किए हैं जितने मार्क्स, वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। ये करने के बाद दोबारा अपने फॉर्म को चेक करना है, ठीक है, कि कोई मिस्टेक तो मैंने नहीं की है। ये करने के बाद आपने अगेन इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप इसको जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका अगला स्टेप आएगा। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए आप अपने अगले स्टेप को फिल करोगे। बिल्कुल केयरफुली आराम से बैठ के जो है ना अपने घर में बैठ के आप ये फिल कर सकते हो। अगर आपके पास कोई लैपटॉप नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोशिश किया करें अपने फॉर्म्स खुद फिल किया करें, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं किसी भी कंप्यूटराइज शॉप पे, तो वो अपने टाइम की बचत के लिए आपका फॉर्म बिल्कुल गलत कर देते हैं। वो फॉर्म लगा लगा के जो है ना आपके इश्यूज़ बना देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बैंक चालान मांग रहे हैं। मैंने आपको पहले स्टेप में बता दिया था कि आपने सबसे पहले चालान फिल करनी है, ठीक है। आप जैसे ही चालान फिल करेंगे, बैंक से पे करवाएंगे, तो यहाँ पे आपने चालान नंबर लिखना है। आपके पास जो भी चालान नंबर है वो यहाँ पे पुट करनी है। फिर उसके बाद बैंक जो आपका ब्रांच कोड है, वहाँ पे जब आप फ़ीस पे करते हैं जिस बैंक में, जो कि आपका बीएमसी का नेशनल बैंक है, जो कि वहाँ पे बीएमसी के पास ही है, तो उसका ब्रांच कोड कुछ होता है, किसी का 021, किसी का कुछ भी। ये देखो, ये मैं वैसे ख़ुद से लिख रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल आपने वहाँ से अपना वो ब्रांच कोड मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने डेट लिखनी है कि आपने किस डेट को फ़ीस जमा की थी। और यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है कि आपने कितनी अमाउंट जो है ना फ़ीस जमा की थी अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हम लोग 1000 लिखते हैं। बैंक लोकेशन सिंपली आप लोगों ने लिखना है बीएमसी कॉलेज, लिख लें नियर बाय बीएमसी कॉलेज कोयटा, ठीक है। बहरहाल आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लोकेशन का भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। ये करने के बाद यहाँ पे देखें, अगर आपने डिसेबल कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है या मिनॉरिटी कैटेगरी के लिए, तो उनका अलग से यहाँ पे चालान होगा, ठीक है। उनका अलग से यहाँ पे आपने बैंक में फ़ी पे करना है और अलग से यहाँ पे चालान अपलोड करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। आप जैसे ही इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा। और यहाँ पे जो है ना हमारा फॉर्म अभी तक फिल नहीं हुआ, ठीक है।
अभी कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे आया हुआ है कि हाँ, एक और बात, जब भी आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो आपने अपने किसी भी सीनियर से ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि मेरा एग्रीगेट ये है, मैं ये कॉलेज सेलेक्ट करूँगा। मैं आप लोगों को हमेशा ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके एमडीकेट में मार्क्स अच्छे हैं, आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं, आपका अच्छा एग्रीगेट है, तो आपने हायर कॉलेजेस को सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा अगर आपके एफएससी में लेस मार्क्स हैं और एमडीकेट में कम मार्क्स हैं, तो उन कॉलेजेस को सेलेक्ट करें जिनकी मेरिट दूसरे कॉलेजेस के कंपेयर लेस होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सामने सामने वेरी इंपॉर्टेंट में कि आप लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज़ खुद रखनी है अपने एडमिशन्स के हिसाब से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपने क्या रखनी है वो आपकी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग को कौन सा कॉलेज रखना है जो आपका मतलब पसंदीदा कॉलेज है। लेकिन गलती ये ना करें, ठीक है। मोस्टली बच्चे गलती कर लेते हैं कि मेरा एग्रीगेट 75 है और मैं चूज़ कर रहा हूँ सिस्टर प्रोविंसेस डिविजनल लेवल पे, तो उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपकी सिलेक्शन सबसे पहले आपके डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स के साथ ही होगी। अगर आपका एग्रीगेट अच्छा है तो आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी, लेकिन आपने अपनी प्रायोरिटीज़ सही से रखनी है। ये गलती दोबारा नहीं करनी। मैं आप लोग को हमेशा कहूँगा कि जब भी आप फॉर्म फिल करें तो सबसे पहले बैठ लें, अपना एग्रीगेट निकालें, अपने डिस्ट्रिक्ट के बच्चों का एग्रीगेट देख लें, फिर उसी हिसाब से ये एस्टिमेट लगाएं कि मैं अपना पहला कॉलेज कौन सा रखूं कि मेरा यहाँ पे एडमिशन हो जाए, क्योंकि मेरिट बहुत वेरी करता है। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड प्रायोरिटी है मैं रखता हूँ यहाँ पे, आप कोई भी प्रायोरिटी रख सकते हैं आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, आपको जो भी अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि आपने इस कॉलेज को रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे प्रायोरिटीज़ रखते जाएं आपकी जो भी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हैं। ये टोटल यहाँ पे जो है ना प्रायोरिटीज़ आ रही हैं, तकरीबन सिर्फ 3 प्रायोरिटीज़ आ रही हैं। लेकिन जो फॉर्म है, जो फॉर्म आपको हॉट कॉपी में दी जाएगी उसमें आप सारे प्रायोरिटीज़ रख सकते हैं। यहाँ पे भी आप जितने प्रायोरिटीज़ रखना चाहें रख सकते हैं। ये करने के बाद आपने अपने फॉर्म को सबमिट करना है। इस तरह अगर आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे तो फिर अगला प्रोसेस आपका आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर एडमिशन फॉर्म वाज सक्सेसफुली एडमिटेड, डाउनलोड एंड फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट एडमिशन पेज एंड सबमिट इट टू द बीएमसी एडमिशन ब्रांच, थैंक यू। ठीक है, अब हमारा ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है नेक्स्ट प्रोसेस में। अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ। ठीक है, उसी लिंक में आपने जाना है दोबारा, जो लिंक मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे दी थी, जो कि मैं वीडियो के जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो जो है ना वो कर दूंगा इंशाल्लाह, अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। दोबारा आपने मेरे चैनल के लिंक में जाना है जो मैंने भेजा हुआ है लिंक। ठीक है, अब हमने अपने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। अब सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में आपको पूरी डिटेल दी हुई है कि कौन कौन से फार्म हैं, प्रोस्पेक्टस में किस डिस्ट्रिक्ट के कितने सीट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, सारी डिटेल्स जो है ना प्रोस्पेक्टस में दी हुई हैं। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड स्टेप है, हम लोगों ने यहाँ से क्या करना है, एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। आप जैसे ही एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना पूरा डाटा देना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना डिवीज़न सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा डिवीज़न है। मैंने आपको बताया था ना कि आपका डिस्ट्रिक्ट के जो अबव, मतलब अगर आपका डिवीज़न नसीराबाद है तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मतलब आपको आपको पता तो होगा कि आपका कौन सा डिवीज़न है, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद डिवीज़न के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, नसीराबाद, जाफराबाद, केच, तुर्बत, आवरन, कुछ भी है। ठीक है, और रिज़र्व्ड कैटेगरी में आपने लिखना है ओपन मेरिट। अब आप जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपने वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्म आईडी है वो बीएमसी वाले ख़ुद आपको देंगे। ठीक है, वो वहाँ पे ख़ुद भी फिल करेंगे। और दूसरी बात, जो एमडीकेट रूल नंबर है वो आपने अपना लिखना है, जो आपको बम्स की तरफ से इशू हुआ था आपके लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है कि आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। ठीक है,
MBBS BDS दोनों के लिए, तो दोनों क्लिक कर लो। फिर इसके बाद जो कैटेगरीज़ हैं आपने किस कैटेगरी में अप्लाई करना है, जर्नल के लिए, डिसेबल के लिए या मिनॉरिटी के लिए। और ये करने के बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपने अपना जेंडर लिखना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। फिर उसके बाद आपने अपना यहाँ पे रिलीजन लिखना है कि आपका कौन सा मज़हब है। उसके बाद आपने अपनी एज लिखनी है कि आपकी एज कितनी है, 20 ईयर है, 21 ईयर है या 22 ईयर है। फिर उसके बाद आपने अपना जन्मदिन, इट्स मीन डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे अपना NSC नंबर लिखना है जो कि आपको आपके CNSC कार्ड में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने फ़ादर का नाम लिखना है आपने कि आपके वालिद का क्या नाम है। ये देने के बाद फ़ादर की NSC आपने यहाँ पे पुट करनी है पूरी डिटेल के साथ। फिर उसके बाद फ़ादर की जो ऑक्यूपेशन है, वालिद क्या करते हैं, टीचर हैं या गवर्नमेंट जॉब है, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर उसके बाद जो आपके वालिद की जो ऑफ़िस है जहाँ पे वो काम करते हैं उसकी एड्रेस देने, अगर वो नहीं है तो NA सिंपली लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, इट्स मीन आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, नसीराबाद है, जो भी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे पुट करें। फिर डिवीज़न, जैसे कि अगर मेरा डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद है तो मेरा डिवीज़न भी नसीराबाद होगा क्योंकि नसीराबाद एक डिवीज़न है। अगर आपका जो है ना डिस्ट्रिक्ट क्या कहते हैं सिब्बी है तो आपका डिवीज़न भी सिब्बी होगा क्योंकि सिब्बी एक अलग सा डिवीज़न है, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे आपने अपना लोकल डोमिसाइल नंबर लिखना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लोकल लिख लो कि कौन सा लोकल है, नसीराबाद का, जाफराबाद का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, या लोकल डोमिसाइल नंबर जो कि आपके लोकल के ऊपर आपका लोकल डोमिसाइल नंबर लिखा होगा वो लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना लोकल का डेट ऑफ इशू लिखना है कि आपका लोकल कब बना था। वो लोकल का जो डेट ऑफ इशू है वो आपको लोकल फॉर्म पे मिल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अब्बू का जो आपके फादर है या गार्डियन कुछ भी है उसका लोकल लिख लें कि इस डिस्ट्रिक्ट का है। अगर आपको वो नहीं लिखना तो फिर लोकल डोमिसाइल नंबर लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस है जहाँ पे आप अभी रहते हैं आप वो लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद जो परमानेंट मेलिंग एड्रेस है, इट्स मीन आपका जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप आए हैं कोयटा पढ़ने के लिए, जहाँ पे आपका घर है वही आपने डिटेल यहाँ पे देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है या लैंडलाइन नंबर के आपका घर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, या आपके घर में जो फ़ोन नंबर है वो लिख लें, या जो लैंडलाइन नंबर होती है वो लिख लें, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी सेल फ़ोन नंबर दे सकते हैं, अपना दे दें, भाई का दे दें, नो इशू, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना एक्टिव व्हाट्सअप नंबर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जीमेल लिखना है, ठीक है। जो आपके पास जीमेल होता है जो आप यूज़ करते हो HEC के लिए, किसी और स्कॉलरशिप्स के लिए, वो आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपना मैट्रिक का डिटेल देना है, ठीक है, कि आपने मैट्रिक किस ईयर में किया है, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे चूज़ करना है कि आपने एनुअल किया है या बायनुअल किया है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपने मैट्रिक के टोटल मार्क्स पुट करने हैं। उसके बाद ये पुट करने के बाद आपने अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स, मतलब आपने मैट्रिक में कितने मार्क्स उठाए थे। फिर उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स, अब जिस तरह मैट्रिक है तो बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है। अब आपका जो यहाँ पे बोर्ड है, मोस्टली बच्चों का बलूचिस्तान बोर्ड होता है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आना है अपने FSC की डिटेल में कि आपने FSC किस ईयर में क्लियर की थी। 2023 में मोस्टली बच्चों ने किया था, बाकियों ने जितने में किया है वो अपना लिख लें। उसके बाद एनुअल किया है, बायनुअल किया है। अगर आपने सालाना मतलब किसी सप्ली के बगैर पेपर दिया तो एनुअल लिख लें। आपके जो टोटल मार्क्स है मोस्टली 1100 मार्क्स होते हैं। फिर आपने यहाँ पे अपने मार्क्स पुट करनी है, कितने मार्क्स उठाए थे। और यहाँ पे आपने मेजर सब्जेक्ट्स, पता होगा आप लोगों को कि प्री मेडिकल में बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री होते हैं। यहाँ पे आपने अपना बोर्ड पुट करना है कि आपका कौन सा बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने जो है ना MD-CAT का डिटेल देना है कि MD-CAT किस ईयर में कंप्लीट किया, बाकी 2023 से सबका। और यहाँ पे एनुअल करना है आपने। और टोटल मार्क्स आपके 200 थे, यहाँ पे 200 लिखना है। अभी आपने 150, 130 जितने उठाए हैं वो लिख लें, ठीक है। बाकी मेजर सब्जेक्ट्स आपके बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री लिख लें और इंग्लिश भी लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड है, यूनिवर्सिटी, आपने यहाँ पे बम्स लिखना है, ठीक है। अब ये करने के बाद ये जो ऑप्शन है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 2021 में FSC किया था इलेक्टिव मार्क्स के हवाले से, ठीक है, उनके लिए है। उन्होंने अपना यहाँ पे डिटेल देना है जो जो इनके मार्क्स है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में। उसके बाद सारी डिटेल दे के यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स पुट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो कि इलेक्टिव मार्क्स के बच्चों के लिए है। और बोर्ड का नाम भी लिखना है कि कौन सा बोर्ड है, ठीक है।
अब यहाँ पे बैंक चालान का ऑप्शन आता है, ठीक है। सबसे पहले आपने चालान नंबर लिखना है, चालान नंबर आपको बैंक की तरफ से मिल जाएगा इंशाल्लाह, और बैंक ब्रांच कोड लिखना है। आपने मालूम करना है कि सर हमारा कौन सा बैंक ब्रांच कोड है। मोस्टली आपको वो बता देंगे कि हमारे बैंक का कोड ये है, ठीक है। अब डिपॉजिट डेट आपने किस तारीख को फ़ीस जमा करवाई थी वो लिखनी है। अमाउंट लिखनी है कि आपने 1000 जमा की थी। 1000 सिर्फ जनरल के लिए, अगर आपने डिसेबल के लिए भी किया है, मिनोरिटी के लिए किया है, फिर 3000 बनते हैं, ठीक है। अब बैंक लोकेशन लिखना है, वो आपको वहाँ पे पता हो जाएगा कि बीएमसी के पास थी वो बैंक, क्योंकि नेशनल बैंक है, उनका ही कोई ब्रांच होगा। अच्छा, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग रिक्वायर्ड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि फॉर्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। जो हमारा नंबर 1 पे आता है उसमें जो है ना आपका मैट्रिक का जो है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर ये सर्टिफिकेट और डीएमसी में क्या फ़र्क है? देखें, सर्टिफिकेट वो होता है जब आप अपना मैट्रिक करते हो, मैट्रिक करने के बाद आपको डीएमसी मिलती है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता। सर्टिफिकेट के लिए आपने दोबारा से कोई फॉर्म जमा करनी होती है बोर्ड ऑफिस में, फिर बोर्ड की तरफ से आपको जो है ना वो सर्टिफिकेट दी जाती है। सर्टिफिकेट में आपके सब्जेक्ट्स की इतनी डिटेल नहीं दी होती, बस उसमें लिखा होता है कि आपने इतने मार्क्स उठाए हैं अपने मैट्रिक में, और इस ईयर में आपने मैट्रिक किया हुआ है, जो कि आपको किसी भी जॉब के लिए ज़रूरत पड़ती है सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए, ठीक है। अब नंबर 2 पे जो आपका मैट्रिक का जो डीएमसी है, ठीक है, वो आपने जमा करवानी है। अब डीएमसी तो आपको पता होगा, जिसमें आपका रिज़ल्ट होता है जब आप मैट्रिक करते हो, तो स्कूल की तरफ से आपको एक शीट मिलती है जिसे हम लोग डीएमसी कहते हैं। वो भी आपने यहाँ पे जमा करवानी है। याद रहे सब डॉक्यूमेंट्स की 3-3 कॉपीज़ होनी चाहिए, और सब डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि सर ये ओ लेवल ए लेवल में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात तो ओ लेवल मैट्रिक को कहा जाता है, ए लेवल एफएससी को कहा जाता है। अब ओ लेवल और ए लेवल बच्चों के लिए ये है कि उन्होंने अपना जो है ना मार्कशीट मैट्रिक और डीएमसी और एफएससी का वो आईबीसीसी से अटेस्ट करवाना है। अब आईबीसीसी ऑफिस जो है ना आपका पटेल रोड पे ही, यहाँ पे सलीम कम्प्लेक्स के पास है, वहाँ से आपने करवानी है। लेकिन जिन बच्चों का मैट्रिक और एफएससी बलूचिस्तान से है, जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल्स में पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए ज़रूरत नहीं है आईबीसीसी की। आईबीसीसी की ज़रूरत उनके लिए है जो ओ लेवल और ए लेवल के हैं। अब ओ लेवल और ए लेवल में क्या फ़र्क है? ये वो बच्चे हैं जिनका जो है ना सिलेबस हमारे सिलेबस से बिल्कुल डिफरेंट होता है, और वो स्पेसिफ़िक कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ते हैं। अगर आप ओ लेवल और ए लेवल के हैं तो आप बेहतर जानते होंगे। और हमारे यहाँ कोयटा में मेरे ख़्याल से कैंट में कुछ स्कूल और कॉलेजेस हैं जो कि ओ लेवल और ए लेवल के हैं। बाकी ज़्यादातर पूरे बलूचिस्तान में तकरीबन सब जो है ना हमारे यहाँ एफएससी और मैट्रिक के हैं, ओ लेवल के और ए लेवल के नहीं हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप में से कुछ बच्चे ओ और ए लेवल के होंगे। अगर वो ओ और ए लेवल के हैं तो फिर वो अपना जो है ना डीएमसी जो रिज़ल्ट कार्ड है वो आईबीसीसी से अटेस्ट करवा लें, ठीक है। नंबर 3 पे आता है इंटरमीडिएट आपका जो है ना साइंस प्री मेडिकल में जो आपका मार्कशीट है एफएससी का, वो और एफएससी का सर्टिफिकेट, ये दोनों आपने मतलब सबमिट करवानी है, ठीक है। अब सर्टिफिकेट भी आपको अगर आपके पास नहीं है अभी, तो बोर्ड ऑफिस चले जाओ, वहाँ पे फॉर्म मिलेगी, उसमें जो है ना अर्जेंट फ़ीस होती है वो जमा करवा लो, तो आपकी सर्टिफिकेट आपको वहाँ से 2 या 3 दिन में मिल जाएगी। जो ए लेवल के हैं तो फिर उनको चाहिए कि वो आईबीसीसी से जो है ना विद ट्रांसपेरेंट सर्टिफिकेट उनको जो है ना वहाँ से वेरीफाई करवाना है, ठीक है। और नंबर 4 पे जो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो नादरा ऑफिस से जो है ना इशूड होनी चाहिए। मोस्टली सबका जो है ना एनआईसी कार्ड है। अगर आपका एनआईसी कार्ड नहीं है, अगर आपकी एज 18 साल से लेस है, तो फिर आप अपने वालिद के एनआईसी कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 पे आता है लोकल डोमिसाइल। जो है ना अगर आपका लोकल डोमिसाइल आपके डिस्ट्रिक्ट के किसी भी जो है ना आपके कमिश्नर ऑफिस से जो है ना वो वेरीफाई करवानी है, ठीक है। वो एक या 2 दिन में हो जाती है। वहाँ पे आपने अपना लोकल डोमिसाइल लेके जाना है। मोस्टली सबका मेरे ख्याल से वेरीफाइड हुआ है। अगर आपका वेरीफाइड नहीं हुआ तो फिर आपने वहाँ से कमिश्नर ऑफिस जाके अपना लोकल डोमिसाइल जो है ना वहाँ से वेरीफाई करवाना है, ठीक है। और अगर जो है ना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है ना आपके फादर या मदर जो है ना नादरा से, उनकी भी जो है ना इशूड होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 6 पे जो बात आती है एफिडेविट जो है ना आपकी जो नॉन जुडिशनल स्टाम्प पेपर ओनली अटेस्टेड बाय वन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट विद अ स्टेटमेंट
दैट द कैंडिडेट हिज फादर एंड गार्डियन पोजेस ओनली वन लोकल डोमिसाइल। तो ये आपने वहाँ से जो है ना किसी भी जुडिशनल स्टैम्प पेपर किसी भी कचहरी वगैरह से लेना है और उसमें ये तस्दीक करवाना है कि मेरा एक ही लोकल डोमिसाइल है, उसके अलावा मेरे पास कोई और लोकल डोमिसाइल नहीं है। क्योंकि बलूचिस्तान में ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जब बच्चे अप्लाई करते हैं तो पंजाब की तरफ से, केपी के और सिंध की तरफ से बच्चे यहाँ पे फ़ेक लोकल डोमिसाइल बनवा के यहाँ के बच्चों की जो है ना सीटें लेके जाती हैं। तो ये चीज़ भी आपने लाजमी यहाँ पे अपने फॉर्म के साथ लगानी है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो किसी भी, मतलब मैंने बोला हुआ था कि जो है ना किसी भी 70 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्टेड तो तब होते हैं जब आप किसी भी ऑफिसर से जिसकी जो है ना ग्रेड 17 हो, तो वही करवा सकते हैं, उसी से ही आप मतलब अपने फॉर्म अटेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और वो बच्चे जिनका जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोयटा है, कोयटा डिस्ट्रिक्ट रूरल मतलब दही इलाकों से, तो वो जो है ना डीसी कोयटा से एक सर्टिफिकेट साइन करवाएंगे। ये इस बात की तस्दीक होगी कि उम्मीदवार का जो इलाका है कोयटा दही इलाका है या कोई और इलाका है। क्योंकि जो बच्चे अभी अप्लाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट रूरल डिस्ट्रिक्ट से, तो फिर वो अपने फॉर्म में ये मेंशन कर लें कि वो जो है ना कोयटा के शहरी हैं और कोयटा के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। कोयटा में तो दो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, एक डिस्ट्रिक्ट अर्बन होता है, एक डिस्ट्रिक्ट रूरल होता है, ठीक है। तो जो रूरल के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर वो उनकी सेपरेट सीट्स होती हैं, उनका सेपरेट कोटा होता है। तो फॉर्म फिल करते वक्त वो अपना ये चीज़ मेंशन कर लें, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पे जो है ना आपके जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स हैं वो 4 होनी चाहिए। मतलब आपने ऑलमोस्ट जो है ना 4 पिक्चर्स लेके और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी 3-3 कॉपीज़ लेनी है अपने पास। और जो आपका एमडीकेट रिज़ल्ट है नंबर 10 पे, ठीक है, इन सब की 3-3 कॉपीज़ आपने बनानी है, इन सब को अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के बाद आपने इस फॉर्म के साथ जो बायोडाटा फॉर्म होता है वो आपको किसी भी फ़ोटो स्टेट से मिल जाएगी, ठीक है। वो आपने इनके फॉर्म के साथ लगानी है। याद रहे इन फॉर्म्स के साथ आपने अपना चालान, जो आपके चालान की कॉपी है वो भी आपने इनके साथ लगा के जमा करवानी है। आगे मैं आपको कुछ प्रेफरेंस देना चाहता हूँ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहली बात तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, अपनी प्रायोरिटीज़ को ख़ुद रखें। अपना एग्रीगेट, अपना फार्मूला चेक कर लें, अपने डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स का एग्रीगेट चेक कर लें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चों ने एमडीकेट पास किया और इस साल हमारे डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ कितना होगा। तो फिर वो आपने उसी हिसाब से अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है। कॉलेज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। आप जितने कॉलेज में सेलेक्ट करना चाहते हो कर लो। जिनका एग्रीगेट अच्छा है, मतलब वो उनको पता है कि भाई हमारा सीट डिवीज़न पे हो जाएगा, तो फिर वो हायर कॉलेज को सिलेक्ट करें। और जिनका एग्रीगेट बहुत कम है तो फिर वो लोअर कॉलेज को, मतलब जेएमसी को सिलेक्ट कर लें, एलएमसी को सिलेक्ट कर लें, एमएमसी को सिलेक्ट कर लें। और जिनका एग्रीगेट अच्छा है तो फिर वो कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का नाम मेंशन है, ठीक है। आपने अपना फॉर्म जल्दबाजी से फिल नहीं करना, आराम से पहले इसकी पूरी डिटेल लेनी है, डॉक्यूमेंट्स को पूरा कंप्लीट करना है, जो भी कॉलेजेस हैं सबकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, अपना एग्रीगेट निकालना है, डिस्ट्रिक्ट के बच्चों का एग्रीगेट चेक करके उसी हिसाब से यहाँ पे जो है ना अपनी चॉइस रखनी है। फर्स्ट चॉइस यहाँ पे लिखनी है, फिर उसके बाद उसी इंस्टीट्यूट का जो है ना आपने नाम लिखना है। फिर उसके बाद उस इंस्टीट्यूट का एब्रीवेशन लिखना है। एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में, अब जिस तरह बोलान मेडिकल कॉलेज है तो फिर यहाँ पे बीएमसी लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो है ना आपने सिग्नेचर करना है, ठीक है। इसी तरह आपने इस फॉर्म को पूरा फिल करना है। फिर उसके बाद अगर आप डेंटल कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे जो है ना आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, कि आपने कौन कौन से डेंटल कॉलेज रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे डेंटल कॉलेज के ऑप्शन दिए हुए हैं और जो फॉर्म मैंने ऑनलाइन फिल किया था वहाँ पे भी डेंटल कॉलेज के ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। तो प्रायोरिटीज़ आपने यहाँ पे रखनी है। अगर एग्रीगेट अच्छा है तो फिर हायर कॉलेज को, जिस तरह डाओ है या लाकत नेशनल है, कुछ भी है तो उनको रख लें। अगर वो नहीं है तो फिर बीएमसी को रख लें, फिर उसके बाद लोअर को रख लें। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद अपने वालिद का नाम लिखना है और यहाँ पे अपना दोबारा से जो है ना नाम लिखना है। फिर जो है ना यहाँ पे अपनी जो है ना सिग्नेचर यहाँ पे लगा के, अगर आप जो है ना मेल हैं तो फिर अपना लेफ़्ट थंब यहाँ पे लगा लें, अगर आप फीमेल हैं तो फिर अपना राइट थंब यहाँ पे लगा लें।
तो यही पूरी डिटेल थी, पूरी मैंने आप लोगों को समझा दी है, ठीक है। ये सारे डिटेल्स आपने कंप्लीट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके 3-3 कॉपीज़ लगा के उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है सबको कंप्लीट करके आपने ये फॉर्म्स बीएमसी में जमा करवाने हैं, ठीक है। बाकी कोई भी आप लोग को इशू आता है, कोई भी आप लोग को क्वेश्चन वगैरह होता है तो फिर आप लोग पर्सनली मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। बस मुझे उम्मीद ये है कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और आगे जो मज़ीद जितने भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो हम आप लोग को बर वक्त पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।